हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारी ट्रेन्स में यूज होने वाले कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे ट्रेन्स में अलग अलग जगह पर अलग अलग मार्किंग्स बनी होती हैं। तो आज हम जानेंगे कि उन मार्किंग्स का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने ट्रेन्स में, हमारे जो इंडियन रेलवेज हैं उनकी ट्रेनों में आपने देखा होगा अंदर की साइड कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो आखिर इनका मतलब क्या है? दोस्तों, ये है हमारे रूफ वेंटिलेटर। इन्हें हम कहते हैं रूफ वेंटिलेटर। दोस्तों, होता क्या है कि मान लीजिए ट्रेन अगर बहुत ज्यादा भरी हुई है, तो अगर अच्छे से एयर का सर्कुलेशन नहीं हुआ तो किसी को सफोकेशन की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है, जिसके वजह से हमारे ट्रेनों में ऊपर की तरफ ये रूफ वेंटिलेटर दिए होते हैं। ट्रेन के बाहर अगर आप देखें तो आपको छोटे छोटे इस तरह के ट्रेन के डब्बों पे ऊपर आपको दिखेंगे। ये हमारे क्या है? इन्हें हम कहते हैं रूफ वेंटिलेटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे ऊपर के साइड दिए होते हैं क्योंकि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हमारी ट्रेनों में जो ये फैंस और बल्ब्स होते हैं, ये हमारे जो वर्क करते हैं, ये हमारे वर्क करते हैं 110 वोल्ट डीसी सप्लाई पे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे घरों में जो यूज होता है वो यूज होता है 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर, लेकिन ट्रेन्स में जो हमारे फैंस और बल्ब्स होते हैं ये हमारे यूज करती हैं 110 वोल्ट डीसी सप्लाई। और ये सप्लाई कहां से आती है? ये आपने देखा होगा इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स जो ट्रेन के डब्बों के नीचे बने होते हैं, इन्हें हम कहते हैं बैटरी बॉक्स। ये सप्लाई हमारा इन्हीं बैटरी बॉक्सों से आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ये जो हमारी चार्जिंग सॉकेट होती है वहां पे कुछ आपको इस तरह के क्वेश्चन लिखे हुए दिखते हैं कि फॉर मोबाइल चार्जिंग ओनली, यानी कि इन्हें आप सिर्फ और सिर्फ यूज करें मोबाइल चार्जिंग के लिए और कोई भी अप्लायंस इसमें ना लगाएं। ऐसा क्यों लिखा होता है? ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि दोस्तों, हमारी जो पावर होती है वो होती है V इंटू आई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारी पावर तो किसी भी जो डिवाइस होगी वहां हमारी पावर तो सेम होगी, पर लेकिन यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज है, वोल्टेज हमारा क्या है? 110 है। यानी कि हमारा जो नॉर्मल सप्लाई होता है 220 का, ये आधा है, जिसके वजह से इन सभी ट्रेनों में जो हमारी करंट है ये हमारी बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों? क्योंकि पावर तो हमें सेम रखना है, पर लेकिन वोल्टेज के कम होने की वजह से करंट जो है वो हमारी बढ़ जाती है। अब करंट बढ़ने की वजह से क्या होता है? शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है, या तो फिर बहुत ज्यादा हो सकता है तो ट्रेनों में आग भी लग सकती है। इसलिए वहां पे लिखा होता है फॉर मोबाइल चार्जिंग ओनली। इसीलिए फ्रेंड्स, जब भी आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करें तो इन सभी चार्जर्स, इन सभी सॉकेट्स में केवल मोबाइल चार्जिंग ही यूज करें और कोई भी अप्लायंस इसमें यूज ना करें। और दूसरा फ्रेंड्स, आपने कहीं कहीं ये भी देखा होगा कि क्वेश्चन लिखा होता है कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक अपनी मोबाइल चार्जिंग में ना लगाएं। ऐसा क्यों लिखा होता है? ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि 10 से 6 के बीच में होता है कि अधिकतर पैसेंजर सोते हैं। मान लीजिए अगर आप अपना फोन लगा के सो गए तो रात भर करंट फ्लो होने की वजह से हमारी करंट इसमें ज्यादा होती है, तो हो सकता है कि आपकी बैटरी खराब हो जाए या फिर हो सकता है कि हमारा वायर जो है वो जल जाए। इसलिए ठीक है फ्रेंड्स, अब ट्रेन के डब्बों में आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग देख रहे हैं कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे लगे होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारी जो ये बैटरी बॉक्स है, ये इसमें कितनी बैटरी बची हुई है ये इसका इंडिकेशन होता है। कैसे? ये देखिए, यहां पे देखिए, अभी इसमें कौन सी लाइट जल रही है? अभी इसमें ग्रीन लाइट जल रही है। ग्रीन का मतलब है कि जो हमारी बैटरी है वो पूरी तरह से चार्ज है और अभी तक पूरी तरह से अच्छे से फंक्शनल है। ठीक है, दूसरी हमारी होती है येलो लाइट। येलो का मतलब क्या है? जो हमारी बैटरी है वो अभी चार्जिंग मोड में है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर रेड लाइट अगर जलती है तो रेड का मतलब है बैटरी हमारी डिस्चार्ज
हो चुकी है, अब इसे जल्द से जल्द हमें चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रेनों में इसका देने का हमारा सब सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट यही होता है कि हम जान सके कि हमारी बैटरी की क्या पोजीशन है, वो चार्ज है या फिर चार्ज हो रही है या फिर उसे चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों ये तो आप सभी ने देखा होगा कि हमारे जो हमारे ट्रेन के डब्बे होते हैं वहां पे साइड में लिखा होता है, नीचे लिखा हो साइड फिलिंग और लिफ्ट हियर। अब इनका क्या मतलब होता है आइए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लिफ्ट हियर का मतलब क्या है। लिफ्ट हियर का मतलब दोस्तों ये है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये कोच है, ठीक है, इसे हमें मेंटेनेंस के लिए ले जाना है। तो मेंटेनेंस के लिए अगर हम ले जाएंगे, मान लीजिए हमें इसके बोगी में कुछ मेंटेनेंस का काम करना है। बोगी हमारी दोस्तों ये जो हमारा टायर वाला पोर्शन है इसे हम कहते हैं बोगी। बोगी के ऊपर हमारे डब्बे रखे होते हैं। तो अब इन बोगी के मेंटेनेंस के लिए हमें जो ऊपर जो हमारे डब्बे रखे हुए हैं उनको हमें उठाना पड़ेगा। तो आखिर क्रेन हम कहीं तो लगाएंगे, कहीं तो लगा के हम क्रेन को उठाएंगे डब्बों को। तो उसके लिए एक फिक्स पोजीशन दी जाती है लिफ्ट हियर के नीचे, हम क्रेन को लगा के इन डब्बों को उठा लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्रेन हम कहीं भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर हम कहीं और लगाए तो ट्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा बिगड़ जाए। इसलिए इस स्पेसिफिक जगह दी जाती है लिफ्ट हियर। और दूसरा साइड फिलिंग। साइड फिलिंग का क्या मतलब है? साइड फिलिंग का मतलब है दोस्तों, आपने स्टेशनों पे देखा होगा ये हमारे पास पाइपें होती हैं और ट्रेन जब आती है तो इन पाइप्स के हेल्प से हम उसके जो ट्रेन में हमारे टैंक होते हैं, वाटर टैंक, हम उन्हें फिल करते हैं। ये दोस्तों पाइप हमारी होती है 4 इंच की। ये 4 इंच की हमारी पाइपें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हर एक डब्बे में हमारे पास होते हैं 4 टॉयलेट। 4 टॉयलेट्स हमारे पास होते हैं फ्रेंड्स, और हर एक टॉयलेट के लिए एक अलग से टैंक होता है, यानी कि हमारे पास 4 टैंक भी होते हैं। ये हमारे टॉयलेट्स होते हैं, टॉयलेट्स के जस्ट ऊपर ये टैंक्स बने होते हैं हर डब्बों में 4 टैंक। और एक टैंक की जो कैपेसिटी होती है, एक टैंक की हमारी कैपेसिटी होती है 500 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी हो जाएगी? 500 लीटर का एक टैंक है तो 500 इंटू 4, यानी कि फ्रेंड्स 2000 लीटर टोटल कैपेसिटी हमारी होती है एक डब्बे की, मानी कि एक कोच की जो हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो है 2000 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पाइप जो होते हैं ये हमारे हर स्टेशन पे नहीं होते, ये कुछ स्टेशनों पे होते हैं। अब अगर ट्रेन आई और अगर हमें पता नहीं है कि हमें कहां से वाटर फिल करना है, तो हो सकता है कि हमें वाटर फिल करने में टाइम लग जाए और ट्रेन जो है देर हो जाए। इसलिए ये वाटर हमें कहां फिल करना है इसकी जानकारी हमें अच्छे से हो, इसलिए हमारे पास ये साइड फिलिंग का ऑप्शन, ये साइड फिलिंग की मार्किंग होती है। साइड फिलिंग के नीचे दोस्तों आपने देखा होगा एक पाइप फंसाने के लिए एक अलग से स्ट्रक्चर बना होता है। अब ये देखिए, ये हमारा है एसी कोच। एसी कोचों में आपने देखा होगा जो साइड में किनारे पे दोनों साइड हमारा यहाँ पे हल्का सा पिचका हुआ होता है और बाकी बीच में जो है वो हल्का सा उठा हुआ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी हमने पीछे देखा कि हमारे जो हमारे टैंक्स होते हैं वो हमारे जस्ट टॉयलेट्स के ऊपर होता है, पर लेकिन एसी कोचेस जो हमारे होते हैं वहां पे टॉयलेट के ऊपर हमारे होते हैं एसी लगे होते हैं दोनों साइड, जिसके वजह से हमें जो टैंक होता है टैंक हमें नीचे देना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब एसी कोचेस में जो हमारा एसी होता है वो हमारे कौन सा मॉडल होता है? वो हमारा होता है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, पैकेज यूनिट, इसे हम शॉर्ट में RMPU भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एसी जो हमारा यूज होता है वो हमारा होता है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, और एक एसी की जो कैपेसिटी होती है वो होती है हमारी 7 टन। 7 टन हमारा होता है एक एसी की कैपेसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, और कितने एसी होते हैं हमारे? एसी हमारे होते हैं 2 एसी, 2 एसी, एक हमारा होता है इस एंड पे, एक हमारा होता है दूसरे एंड पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी हो गई? 14 टन, 14 टन। ठीक है फ्रेंड्स, और ये एसी जो हमारी होती है
ये हमारी 415 वोल्ट थ्री फेज सप्लाई पे हमारी वर्क करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो हमारी एसी होती है, एसी यूनिट्स हमारी कौन सी होती हैं? रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट्स होती हैं। एक एसी की जो कैपेसिटी है वो हमारी होती है 7 टन। 7 टन की हमारी एक एसी की कैपेसिटी है। और टोटल कितने एसी होते हैं हमारे पास होते हैं 2 एसी, यानी कि एक डब्बे में हमारे पास 14 टन एसी कैपेसिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारे रन करते हैं 415 वोल्ट थ्री फेज सप्लाई। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रेनों में टॉयलेट सिस्टम की, यानी कि जो हमारा टॉयलेट है वहां से वेस्ट हमारा कैसे वहां से फ्लश आउट होता है। अब हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, ये हमारा था ओपन डिस्चार्ज सिस्टम। ये हमारा था ओपन डिस्चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, आपने पहले के ट्रेनों में देखा होगा कुछ इस तरह की पाइपें, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की पाइपें हमारी जो कोचेस थी उनके दोनों एंड्स पे इस तरह की पाइप निकली होती थी। ये हमारे होते थे ओपन डिस्चार्ज। ओपन डिस्चार्ज का मतलब जो भी टॉयलेट अंदर है वो तुरंत का तुरंत हमारी पटरियां थी उनके ऊपर ये साफ हो जाता था। अब दोस्तों, इससे हमें दिक्कत क्या होती थी? सबसे पहली दिक्कत तो इससे बहुत ज्यादा गंदगी हो रही थी, बहुत ज्यादा बदबू हो रही थी ट्रैकों पर। और खास करके ट्रेन जब हमारी स्टेशन पर रुकी हुई है तो अगर वहां पे अगर कोई टॉयलेट जाता है तो पूरा का पूरा जो हमारा वेस्ट था वो पूरा का पूरा पटरियों पे गिर जा रहा था। इससे जो हमारे स्टेशन थे वो बहुत ज्यादा गंदे हो जा रहे थे। और दूसरा क्या इसका साइड इफेक्ट था या फिर इसका नुकसान क्या था कि बहुत लंबे समय तक ट्रैकों पर गिरने की वजह से, और उनकी सफाई हर जगह तो दोस्तों होती नहीं थी, तो होता क्या था, जो हमारे ट्रेन थे वहां पर हमारे जंक लग जाते, वहां हमारी रस्टिंग हो जाती थी। तो इसे बचाने के लिए हमने ये क्या किया, ये हमारा है कंट्रोल डिस्चार्ज सिस्टम। दोस्तों ये आप देखिए, ये आप देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है? ये हमारा है कंट्रोल डिस्चार्ज। ये हमारा था कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, इस ओपन डिस्चार्ज सिस्टम को हमने बदला कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम में। अब इसका क्या मतलब है कंट्रोल डिस्चार्ज? इसका मतलब है कि ट्रेन जब हमारी पटरी पे खड़ी है, यानी कि जब हमारी ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है, तो इसका ये जो ढक्कन था ये हमारा बंद हो जाता था। और जैसे ही ट्रेन हमारी स्टेशन को छोड़ती थी वैसे ही इसका ढक्कन खुल जाता था और सारा का सारा वेस्ट हमारा क्लियर हो जाता था। अब इससे क्वेश्चन आता है कि आखिर ट्रेन को कैसे पता कि ट्रेन अभी पटरी पे खड़ी है यानी स्टेशन पे खड़ी है या फिर वो चल रही है। तो इसमें हमारे लगे होते स्पीड सेंसर्स और उसकी लिमिट होती थी 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ट्रेन की स्पीड जब 30 किलोमीटर पर आवर से कम है तो इसके जो ढक्कन थे वो हमारे बंद हो जाते थे और सारा का सारा वेस्ट जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। और जैसे ही ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जाती थी तो हमारा जो हमारा वेस्ट था वो इस ढक्कन के खुलने की वजह से सारा का सारा बाहर आ जाता था। पर दोस्तों यहां से हमारी एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। कौन सी प्रॉब्लम? कि जब हमारी ट्रेन स्टेशन पे खड़ी है तो स्टेशन पे हमारी गंदगी नहीं होती थी, पर लेकिन आखिर सारा का सारा वेस्ट आगे जाके हमारी पटरियों पे ही तो साफ हो रहा था। तो जो वो जंक वाली प्रॉब्लम थी कि हमारी पटरियों पे जो रस्टिंग हो जा रही है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था। तो इसको करने के लिए डीआरडीओ ने बनाया बायो टॉयलेट्स 2011 में, और उसके बाद से हमारा अधिकतर मैक्सिमम ट्रेनों में हमारी यही सिस्टम चल रहा है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के कुछ डब्बे दोनों साइड पे ट्रेनों में, ये हमारा क्या है? ये हमारा है बायो टॉयलेट। दोस्तों इसमें होता क्या है, इन डब्बों में पहले से हमारी कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, कुछ बैक्टीरिया इसमें पहले से प्रेजेंट होती है। तो होता क्या है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे टॉयलेट से आता है
ये बैक्टीरिया उसे डिकम्पोज करके, ये बैक्टीरिया उन सभी वेस्टों को डिकम्पोज करके जो हमारी गैसेस की फॉर्म में ये बाहर निकल जाता था, और बाकी जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है वो हमारा बचता है एक तो कंपोस्ट के फॉर्म में, उसे हम बाद में जाके साफ कर लेते हैं। तो इससे हमारी ट्रेनों पे जो गंदगी की प्रॉब्लम थी और जो हमारी रस्टिंग की प्रॉब्लम थी, जो हमारा जंग लग जा रहा था, ये दोनों प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, पहले होता क्या था कि हम हर डब्बे के नीचे एक अल्टरनेटर लगाते थे। बिजली के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पहले हम लगाते थे अल्टरनेटर, पर इससे होता क्या था कि हमारी जो ट्रेन की स्पीड थी वो हमारी कम हो जाती थी, क्योंकि हर डब्बे के नीचे लगाने का मतलब है कि जो ट्रेन का जो डब्बे का जो ओवरऑल वेट जो है वो हमारा बढ़ जाता था। तो इसकी वजह से अब रेलवेज में हमारे पास अलग से हमें दी जाती है एक तो जनरेटर कार। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी ट्रेनें होती हैं उसमें अलग से एक जनरेटर कार लगा होता है। इस जनरेटर कार की वजह से क्या होता है, पूरे ट्रेन की जो हमारी बिजली होती है वो हमारी यहाँ पे जनरेट होती है और पूरे ट्रेन में वो दी जाती है। इस जनरेटर कार की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी होती है, यानी कि जो ये जनरेट करता है ये करता है 750 वोल्ट 3 फेज सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, इस जनरेटर कार में हमारी 750 वोल्ट 3 फेज सप्लाई प्रोड्यूस होती है। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आखिर जो हमारी एसी होती है, जो मैक्सिमम वोल्टेज लेती है ट्रेनों में, वो तो सिर्फ और सिर्फ 415 वोल्ट पे काम करती है, तो फिर ये हमारी 750 वोल्ट आखिर क्यों जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों, होता ऐसा है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटर कार से एसी कोचेस तक ले जाने में या फिर कहीं और ले जाने में हमारे पास होते हैं वोल्टेज ड्रॉप। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है ये हमारा हर एक एलिमेंट के थ्रू होता है, यानी कि उस वोल्टेज ड्रॉप की वजह से 750 वोल्ट हमारी हर जगह नहीं पहुंचती, 750 वोल्ट से कम पहुंचता है। इसलिए ताकि एसी कोचेस जो है वहां पे 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई पहुंच सके, हम 750 जनरेट करते हैं। वहां तक जाते जाते वोल्टेज ड्रॉप की वजह से 415 वोल्ट ही वहां पे मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा ये हमारा है पेंट्री कार। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारी ट्रेनें होती हैं, जो हमारी लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं, उसमें एक अलग से पेंट्री कार दी जाती है, यानी कि जो भी खाना पैसेंजर्स का होता है वो हमारा वहीं पे बनता है और सभी पैसेंजर्स को दे दिया जाता है। और किसी किसी ट्रेनों में जहां पर पेंट्री कार नहीं होता वहां पे होता है ऑन बोर्ड कैटरिंग। वहां पे क्या होता है, ऑन बोर्ड कैटरिंग, यानी कि किसी बड़े स्टेशन पे जहां ट्रेन रुकती है वहां से हम खाना को लेते हैं पैकेज फॉर्म में और उसे पैसेंजर्स को दे देते हैं, उसे हम कहते हैं ऑन बोर्ड कैटरिंग। और जहां पे हमारी पेंट्री कार पहले से ट्रेन में प्रेजेंट होती है वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पे हम खाना तुरंत बनाते हैं और उसे पैसेंजर्स को दे दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब दोस्तों, आप लोगों ने कई सारी ट्रेनों में देखा होगा इस तरह की येलो लाइनिंग, ये देख रहे हैं आप येलो लाइनिंग, इस तरह की येलो लाइनिंग आपने ट्रेन के कोचेस पे देखा होगा। तो इन लाइनिंग का मतलब क्या है दोस्तों, इस लाइनिंग का मतलब है ये लाइनिंग हमारी होती है जनरल कोचेस पे, यानी कि जो हमारे जनरल डब्बे हैं, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो डब्बे पहचानने में। जनरल डिब्बे का मतलब क्या है, इसमें किसी भी तरह की रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक जनरल टिकट से बैठ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जनरल डिब्बे जो होते हैं उन्हें पहचानने का एक और तरीका है कि जो हमारे जनरल डब्बे होते हैं उसमें हमारे पास होते हैं टोटल 6 डोर्स, हमारे पास 6 दरवाजे होते हैं जो हमारे जनरल डोर डिब्बे होते हैं, यानी कि 3 दरवाजे एक साइड और 3 दरवाजे एक साइड, 6 दरवाजे। और बाकी जनरल डब्बे में एक और पहचानने का तरीका है, जनरल डब्बे या तो हमारे स्टार्टिंग में होते हैं या तो हमारे एंड में होते हैं, यानी कि जनरल जो हमारे डब्बे होते हैं वो हमारे कभी भी ट्रेन के बीच के डब्बे नहीं होते।
जनरल डब्बे या तो हमारे स्टार्टिंग में होते हैं या फिर हमारे पास एंड्स में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा, जो हमारे स्लीपर डब्बे होते हैं, स्लीपर और एसी डब्बे, ये हमारे होते हैं बीच में। बीच में आखिर फ्रेंड्स क्यों होते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे स्लीपर और एसी डब्बे होते हैं ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना फ्रेंड्स। आप लोगों ने देखा होगा ये सभी हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर ये एंड से या फिर स्टार्टिंग में होंगे तो हमारी कनेक्टिविटी जो है वो हमारी टूट जाएगी। इसीलिए स्लीपर और एसी डब्बे हमेशा बीच में होते हैं। इनमें हमारे पास होते हैं टोटल 4 दरवाजे, यानी कि 2 हमारे एक साइड होते हैं और 2 हमारे दूसरे साइड होते हैं। और जनरल डब्बों में हमारे पास पूरे होते हैं 6 दरवाजे। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारा डिफरेंस एसी और जनरल डब्बे को पहचानने का। अब हम बात करते हैं कपलर्स के बारे में। कपलर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? कपलर्स हमारे होते हैं जिससे कि हमारे जो हमारे 2 ट्रेन के डब्बे हैं वो किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स जो आया था वो हमारे पास था स्क्रू कपलर। सबसे पहले जो हम यूज करते थे वो हम यूज करते थे स्क्रू कपलर। स्क्रू कपलर ये देखिए बीच में आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं स्क्रू कपलर्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब स्क्रू कपलर्स में हमारे पास दिक्कत क्या थी? देखिए जब हमारी ट्रेन चल रही है तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, तब इसके बीच में खिंचाव यानी कि टेंशन हमारा बना रहता था। पर लेकिन स्टेशन पे जब ट्रेन हमारी रुकती थी तो होता क्या था कि आगे वाला डब्बा तो हमारा रुक गया, पर लेकिन पीछे वाला डब्बा जो है इनर्शिया की वजह से यानी कि तुरंत नहीं रुकता था, इसके पास कुछ स्पीड रहती है, तो आगे वाला डब्बा रुक गया। अब पीछे वाला जो हमारा डब्बा था वो यहाँ पे लड़ने का खतरा बना रहता था, यानी कि ये डब्बा इसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता था, क्योंकि पीछे वाला डब्बा तुरंत नहीं रुकता जैसे कि पहला वाला डब्बा रुका। तो समस्या क्या थी कि जब हमारी ट्रेन चल रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं, पर जब हमारी ट्रेन रुक रही है तो इनर्शिया की वजह से इन दोनों डब्बों के कोलाइड होने की संभावना बनी रहती थी। तो इसे कम करने के लिए हमने क्या यूज किया? देखिए हमने यूज किया यहाँ पे बफर्स। ये देखिए जो हमारा स्क्रू कपलर था वो हमारा बीच में अभी भी है, ठीक है फ्रेंड्स, पर लेकिन साइड पे हमने क्या दे दिए? ये हमने बफर्स दे दिए। ये बफर्स क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं बड़े बड़े स्प्रिंग की तरह। होता क्या है, जब हमारी ट्रेन रुकी तो ये डब्बा जो पीछे वाला हमारा डब्बा है वो आगे वाले डब्बे को टक्कर मारने का प्रयास करता है। तो होता क्या है, ये जो हमारे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं ये इसे कोलाइड होने से बचा लेते हैं। दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जब भी हमारी ट्रेन रुकती है तो हमें एक झटका सा लगता है। वो झटका क्यों लगता है? वो इसीलिए लगता है क्योंकि जो हमारे ये स्प्रिंग्स बड़े बड़े लगे हुए हैं ये बेसिकली हमारे बड़े बड़े स्प्रिंग्स ही होते हैं। ये जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो ये एक दूसरे को रोक लेते हैं, क्योंकि स्प्रिंग्स लगी हुई हैं, स्प्रिंग हमारी कंप्रेस होती है और फिर डब्बे जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा था बफर्स लगे होते थे। पर लेकिन इसमें अब देखिए हमें बड़े बड़े लोहे कि ये बने होते हैं, यानी कि हमारा जो आयरन था वो हमारा बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा था। तो उसे बचाने के लिए हम लोगों ने लगाया, ये देखिए, उसे बचाने के लिए हम लोग फिर आए सेंटर इसे हम कहते हैं दोस्तों सेंटर बफर कपलर। ठीक है फ्रेंड्स, उस वेस्टेज को बचाने के लिए हम लोगों ने यूज किया क्या? सेंटर बफर कपलर। यहां पे आप देखिए ये हमारा है सेंटर बफर कपलर। इसमें क्या होता है, जो हमारा कनेक्शन होता है, यानी कि यहां पे देखिए हम कनेक्शन के लिए कुछ और यूज कर रहे हैं, और ताकि ट्रेन जो है वो हमारा कोलाइड ना करे उसके लिए हम अलग से बफर दे रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा दोनों जो हमारा बफर है और जो हमारा कनेक्शन के लिए, जो हमारा कपलिंग के लिए नेसेसरी है, वो सब हम एक ही जगह पे दे देते हैं।
पर लेकिन फ्रेंड्स ये हमारे सारे डब्बों में नहीं होता, यानी कि जो हमारे पहले के डब्बे हैं, जो हमारे पहले के जो कोचेस हैं, वहां पे अभी भी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये वाला कोच है, जो हमारा लेफ्ट वाला कोच है, यहाँ पे हमारा कोई बफर नहीं है, पर इधर है। तो इन दो कोचेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि हम आसानी से पहचान लें, हम ये येलो मार्किंग कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देख रहे होंगे आप येलो मार्किंग। आप लोगों ने रियल लाइफ में भी कुछ कुछ डब्बों पे ये येलो लाइन देखे होंगे। इस येलो लाइन का मतलब क्या है? ये हमारा लेटेस्ट डिजाइन वाला कोच है, यानी कि ये हमारा सीबीसी कोच है। सीबीसी का मतलब दोस्तों सेंटर बफर कपलर। तो सेंटर बफर कपलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखिए, यहाँ पे हमारा कोई भी कपलर, कोई भी हमारा बफर नहीं लगा हुआ है। तो सीबीसी कोचेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये येलो लाइनिंग दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कोच के ऊपर। ये आपको कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों हमारे पास होते हैं दो नंबर। एक नंबर तो हमारा होता है ट्रेन नंबर, जो हमारे ट्रेन का नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा ये एक हो जाता है हमारे पास 5 डिजिट नंबर, इसे हम कहते हैं कोच नंबर। अब कोच नंबर में 5 डिजिट का मतलब क्या है? जो हमारे फर्स्ट 2 डिजिट है, जो हमारे फर्स्ट 2 डिजिट है, ये हमें बताते हैं ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि ये किस ईयर में मैन्युफैक्चर हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे 04 है, ये हमारा 2004 में मैन्युफैक्चर हुआ है। और जो ये हमारे लास्ट 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट हमें, जो लास्ट वाले हमारे 3 डिजिट हैं, जो हमारे ये लास्ट 3 डिजिट हैं, ये हमें बताते हैं कोच टाइप, यानी कि वो कोच किस टाइप का है, वो एसी है या स्लीपर है या फिर जनरल है। ये हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, जो हमारे एसी कोचेस होते हैं, एसी कोचेस में हमारा जो नंबर होता है वो होता है 1 से लेकर 200 के बीच में, यानी कि जो हमारा लास्ट 3 डिजिट है वो 1 से लेकर 200 के बीच में होगा। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा एसी कोच है। यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग का जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, ये हमें बताता है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि ये कोच हमारा 2004 में बना हुआ है। 2004 ईयर का ये हमारा मैन्युफैक्चर है। और जो लास्ट का 3 डिजिट नंबर है वो क्या है? 052। 052 हमारा कहाँ आ रहा है दोस्तों? वो हमारा 1 से लेकर 200 के बीच में ही आ रहा है, यानी कि ये जो डब्बा है ये हमारा एसी कोच है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही जो हमारे स्लीपर्स होते हैं, जो हमारे स्लीपर डब्बे होते हैं, उनकी जो नंबर्स होती है वो होती है 200 से लेकर 400 के बीच में। अब जैसे ये डब्बा आप देखिए, इसमें स्टार्टिंग का जो हमारा 2 डिजिट है, ये हमें बता रहा है कि ये 2013 ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ है। और जो लास्ट 3 डिजिट है वो हमारा 328। ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा 400 से 200 से 400 के बीच में है, यानी कि ये जो कोच है ये हमारा स्लीपर कोच है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बारी आती है हमारी जनरल बोगीज की। जनरल डब्बे, इन्हें पहचानने का तरीका हमने पहले भी देखा है। इनमें एंड्स में हमारे पास क्या होती है? एक येलो कलर की मार्किंग होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो जनरल डब्बे होते हैं, इनका जो नंबर होता है ये होता है 400 से लेकर 600 के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले लिखा 12, तो इसका मतलब है कि 2012 ईयर का मैन्युफैक्चर्ड है। और लास्ट के 3 डिजिट नंबर क्या है हमारे? 442। 442 हमारा क्या है? 400 से 600 के बीच में है, यानी कि ये हमारा एक क्या हो गया? जनरल डब्बा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोस्तों 600 से 700, 600 से 700 के बीच में अगर किसी डब्बे पर नंबर लिखा हुआ है तो ये हमारा होता है चेयर कार। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है चेयर कार। और अगर 700 से 800 के बीच में नंबर लिखा हुआ है, नंबर अगर 700 से 800 के बीच में लिखा हुआ है तो ये हमारा होता है सिटिंग कम लगेज, यानी कि
अगर 700 से 800 के बीच में नंबर है तो वो हमारा होता है सीटिंग कम लगेज। इसका मतलब है कि आधे जगह पे हमारा चेयर कार की तरह सीट्स लगी होती है बैठने के लिए, और आधे जगह पे हमारा लगेज के लिए सिस्टम प्रोवाइडेड होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर 800 प्लस अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये जो हमारी कार है, ये जो हमारा कोच है, ये या तो पेंट्री कार है या फिर हमारा जनरेटर कार है, या फिर हमारा जो मेल वाले जो हमारे कोचेस होते हैं जिसमें हमारे मेल्स आते हैं, 800 प्लस का नंबर ये हमारा वैसा है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखा होगा जो हमारी ट्रेन्स होती हैं, ट्रेन्स का जो हमारा आखिरी डब्बा होता है यानी जो हमारी आखिरी कोच है उसमें कुछ इस तरह से बना होता है, यानी कि एक हमारा एक्स साइन बना होता है और दूसरा किनारे पे हमारा एलवी लिखा होता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? एलवी का मतलब है लास्ट व्हीकल। एलवी का क्या मतलब हमारा है? एलवी का मतलब हमारा है लास्ट व्हीकल। लास्ट व्हीकल यानी कि इसके पीछे हमारा कोई भी दूसरा डब्बा या फिर कोच नहीं है, और ये एक्स साइन बना होता है। और साथ में आपने देखा होगा रेड लाइट भी ब्लिंक करती रहती है। दोस्तों ये हमारा इसलिए दिया होता है ताकि कोई दूसरा अगर आदमी जो हमारा बगल से देख रहा है या फिर कोई दूसरा जो हमारा वर्कर है वो देख रहा है तो उससे ये पता चल सके कि पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो आगे निकल चुकी है, यानी कि इसके पीछे अब कोई भी डब्बा नहीं है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता है कि हमारे कुछ डब्बे जो हैं वो हमारे बीच से टूट जाते हैं और ट्रेन हमारी आगे बढ़ जाती है, तो उस केस में हमें पता चल जाएगा कि हमारी ट्रेन के जो डब्बे हैं वो पूरे के पूरे निकल चुके हैं या फिर बीच में कुछ छूट गए हैं। इसलिए हमेशा आखिरी में एक्स और वहां पे एक तो एलवी साइन लिखा होता है। एलवी का मतलब क्या है? लास्ट व्हीकल। ठीक है फ्रेंड्स दोस्तों, और बाकी सब इक्विपमेंट्स और मार्किंग्स हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।